हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख पा रहे हैं। मेरा नाम है साहिल सैन और आज आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसआर स्टूडेंट सॉल्यूशन पर। आज की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रकृति में जितने भी जीव हैं कैसे जीवित रह रहे हैं, ये क्या क्या प्रक्रियाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से ये अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, जीव किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ये लोग खाने को खा लेते हैं, पचा लेते हैं, इनके खाने को पचाने में किस प्रकार से ये सारी चीजें इनके सहायक होती हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जीव प्रक्रम। क्या नाम है उस टॉपिक का? जीव प्रक्रम। जो हमारा टॉपिक है जीव प्रक्रम। आखिर जीव प्रक्रम होता क्या है? जीव यानी जीव और प्रक्रम यानी प्रक्रिया। जीव प्रक्रम, ये जो जीव प्रक्रम क्या होता है कि जीवों द्वारा प्रकृति में जीवित रहने के लिए की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? जीव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। यानी कि आप लोग खाना खा रहे हैं तो किसके लिए खा रहे हैं? जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, जीवित रहने के लिए खा रहे हैं। पानी पी रहे हैं किसके लिए पी रहे हैं? कि आप लोग जीवित रहें और आपका शरीर चलता रहे। समझ गए क्या? अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सर पोषक। अब बात आती है कि सर अब खाना खा रहे हैं तो खाने का मतलब क्या? आप लोग पोषक पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोषक पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। पोषण की जो साइंटिफिक प्रक्रिया है क्या? वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं। यानी कि जीव क्या कर रहे हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लोग जो जीव है वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उस भोजन को अपने जीवित रहने की प्रक्रियाओं के अंदर क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में बात आती है सर पोषण कितने प्रकार का? तो पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है स्व पोषण और दूसरा होता है आपका पर पोषण। यानी पहला हो गया स्व पोषण और दूसरा हो गया पर पोषण। और इस पोषण को एक और नाम दे सकते हैं कि स्वपोषी पोषण और पर पोषण को नाम क्या दे सकते हैं? परपोषी पोषण हम लोग नाम दे सकते हैं। स्वपोषी पोषण या स्व पोषण क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जीवों के द्वारा भोजन को स्वयं बनाना, यानी कि खुद भोजन बनाना क्या कहलाता है? खुद भोजन बना रहे हैं, खुद उसको ग्रहण कर रहे हैं और खुद ही उस खुद के द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग किसमें कर रहे हैं? अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। तो वो पोषण क्या कहलाएगा? स्व पोषण कहलाएगा। किसमें पाए जाते हैं? अधिकांश पेड़ पौधों में पाया जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वे पादप जो हरे होते हैं वो क्या करते हैं? स्व पोषण की क्रिया करते हैं। उसके बाद में आता है सर पर पोषण। पर पोषण क्या होता है कि जो जीव जो है वो भोजन के लिए किसी अन्य जीव के ऊपर क्या है? निर्भर है। यानी कि जीव जो है वो भोजन करने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? अन्य जीव के ऊपर निर्भर है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रपोषण कहलाएगा। और प्रपोषण की क्रिया किसमें पाई जाती है? लगभग सभी जीवों के अंदर क्या पाई जाती है? जीव जंतुओं में क्या पाई जाती है? प्रपोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। अब बात आता है कि सर जीव जो परपोषी जीव होते हैं वो कितने प्रकार के? अब कोई भोजन खाएगा, मान लो कोई भोजन खा रहा है तो भोजन, मान लो मेरे पास एक टिड्डा है तो वो भोजन खाएगा, वो आदमी को खा लेगा क्या? नहीं खा पाएगा। वो किसको खाएगा? यानी पेड़ पौधों तो घास फूस को खाएगा। तो यानी कि जो घास खा रहे हैं उनको हम लोग क्या नाम दें? जो जीवों को खा रहे हैं उनको क्या नाम दें? और जो मतलब मरे हुए जीवों को खा रहे हैं हम लोग उनको क्या नाम दें? तो सबसे पहला आता है हमारा शाकाहारी जीव। यानी कि शाकाहारी जीव कौन से हो गए? वे जीव जो घास वगैरह घास खा करके क्या कर रहे हैं? अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे जीव होंगे? शाकाहारी। वे जीव यानी वे जीव जो मांस खा करके, यानी कि जीवों को खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या कहलाएंगे? मांसाहारी कहलाएंगे। और सर्वाहारी वे जीव जो हम कहें कि घास फूस भी खा सकते हैं। घास फूस का मतलब ये नहीं कि घास ही खाए, यानी कि घास के या फिर हम कहें पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों को भी वो खा सकते हैं और जीव जंतुओं को भी खा सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। तो शाकाहारी में क्या होगी? मान लो मैं कह दूं टिड्डा खरगोश ये क्या आते हैं? शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये खाद्य पदार्थ वही खाते हैं जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं। फिर आ गए आपके मांसाहारी। तो वे जीव जो लोग जीवों को खाते हैं, यानी कि खरगोश को यदि कुत्ता खा रहे हो तो कुत्ता क्या है? मांसाहारी। खरगोश को बिल्ली खा रही है, बिल्ली क्या है? मांसाहारी। बिल्ली को हम बात करें कुत्ता खा रहे हैं तो कुत्ता क्या है? मांसाहारी। तो ये जीव इसके अंतर्गत आते हैं मांसाहारी। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ों द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ भी खाते हैं
और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सर्वाहारी। अब सर्वाहारी के अंतर्गत आपका कौन आ सकता है? मनुष्य आ सकता है। कौन आ सकता है बेटा? मनुष्य आ सकता है। और कौन आ सकता है? कौवा भी है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जीवों को भी खाता है और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों को भी ये खा लेता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास से कौवा जो आता है श्राद्ध के दिनों में, तो जरूर देखा होगा भाई, श्राद्ध के दिनों में तो कौवे की इतनी मेहमान नवाजी होती है कि क्या ही बात। 56 लोग कौन खाता है? अपना कौवा खाता है। तो वो उसको मांस तो नहीं खिलाते ना आप लोग, कैसा है कि चिकन बनाया खिला दिया, ऐसा तो नहीं होता। क्या क्या बनाते हो? क्या भाई मेरे दादाजी को पसंद था भेलपूरी खाना, तो भेलपूरी खिला रहा हूँ। कोई कह रहा है मेरे दादाजी को पसंद था पराठे खाना, पराठे खिला रहा हूँ। कोई पूरी खिला रहा है, कोई खीर खिला रहा है, कोई हलवा खिला रहा है, कोई कोई लड्डू लेके आ रहा है, कोई पेड़े लेके आ रहा है, तो किसके खिलाते हो? कौवे को। और वही कौवा जीव जंतुओं को भी खाता है, तो वो क्या है? तो उसको किस श्रेणी में रखोगे? तो वो श्रेणी होती है सर्वाहारी, जिसमें जीव शाकाहारी चीजें भी खाता है, मांसाहारी यानी कि वो पेड़ पौधों वाली चीजें भी खाता है और जीवों को भी खाता है, तो वो कौन से होंगे? सर्वाहारी। अब ये जो परपोषी है इनको भी 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपका परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृत पोषी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब इनको किस प्रकार बांटा गया? देखो, इनको इस प्रकार बांटा गया कि परजीवी पोषण वो होता है कि जिसमें कोई जीव है ना, वो जीवित है और जो अन्य जीव है वो भोजन भी प्राप्त कर रहा है, परंतु वो जीवित उस जीव को मार करके ना नहीं खा रहा है, परंतु वो जब जीव कोई भी जीव जीवित है उसी से क्या कर रहा है? पोषण प्राप्त कर रहा है। बालों में जू हो जाती, क्या हो जाती है? बालों में जू हो जाती है, गिर जाती है ना छोटे बच्चों के। अब तुम तो 10वीं में हो गए, तो क्या समझदार हो गए बहुत ज्यादा, है ना। कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं पहली दूसरी की, उनके आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जू अब तो इतनी ज्यादा नहीं, बाकी बच्चों के बालों में जू हो जाती है ना। तो ये क्या करती है कि ये वो जीवित है, परंतु उसका क्या कर रही है? खून अवशोषित कर रही है, खून को पी करके अपना पोषण प्राप्त कर रही है। तो ऐसे जीव जो जीव को मारे बगैर क्या प्राप्त कर रहे हैं? पोषण प्राप्त कर रहे हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। वो पोषण परजीवी पोषण कहलाता है और वो जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। फिर आता है मृत पोषी पोषण, यानी कि मरे हुए जीवों से जो भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं आपके मृत जीवी, और उनको हम लोग कहते हैं, और वो जो पोषण हो रहा है उसको कहते हैं मृत पोषी पोषण। यानी कि देखो, जैसे जीव जंतु मर गए है ना, तो उनके ऊपर बहुत सारे कवक बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो क्या करते हैं? उसका अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? उसका अपघटन करते हैं और क्या प्राप्त करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर आता है अपना प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण आता है। उसमें क्या करता है कि जीव पहले किसी भी चीज को खाता है और खाने के बाद उसका क्या करता है? पाचन करता है। यानी कि मार करके खा लिया और खा करके क्या कर रहा है? उसका पाचन कर रहा है। तो ऐसा जो पाचन होगा वो कौन सा, ऐसा जो पोषण होगा वो कौन सा? प्राणी संपोषण। और किसमें पाया जाता है? अमीबा जैसे जीवों में। और मनुष्य जो है वो तो इसका क्या है? एक अनूठा उदाहरण है। आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो बात हुई कि सर जीवों में पोषण कैसे होता है। अब हम बात करेंगे सर पादपों में पोषण कैसे होता है। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पादपों में पोषण की क्रिया कैसे होती है। सर बताओ हमें, पादप भोजन बनाते कैसे हैं? अब पादप भोजन कैसे बनाएंगे? पादपों में पोषण के लिए एक जो पादप होते हैं वो हरे भरे दिखते हैं। अब जो हरे दिखते हैं उसका कारण क्या होता है? उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक। क्या पाया जाता है उनमें? क्लोरोफिल वर्णक। और वो किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो पादप क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे पास भोजन बनाने वाली कौन है? पत्तियां। कौन है? पत्तियां। घरों में भोजन बनाने वाली कौन होती है? मम्मियां। कौन होती है? मम्मियां यानी माता, यानी पत्नियां होती हैं। क्या होती है? पत्नियां। और यहाँ पर भोजन बनाने वाली कौन है? हमारी पत्तियां है। कौन है बेटा? पत्तियां। ये पत्तियां क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे घर में तो भोजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? आटा चाहिए। रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए? कोखने वाला चाहिए, फिर बाद में तवा चाहिए, फिर रोटी बनेगी। उसी प्रकार से पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसका रंग हरा होने, कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। कैसे रंग का? हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब बात आती है कि सर पौधे भोजन बनाते कैसे, क्या करते हैं? कोई भी पत्ती होती है, क्या होती है? कोई भी पत्ती होती है, वो क्या करती है सर? सूर्य का प्रकाश लेती है। क्या लेती है? सूर्य का प्रकाश। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और उसके बाद में नीचे से
मतलब मिट्टी से जो जड़ों की सहायता से क्या लेती है, जल लेती है। यानी कि पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, मृदा से जल लेते हैं और सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किस फॉर्म में पढ़ते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। यानी कि पादप क्या करेंगे, पत्तियां क्या करेंगी, वायुमंडल से CO2 लेंगी, नीचे जड़ों से जल लेंगी और प्रकाश लेंगी और उसके अंदर खुद के पास में क्या है, जैसे माता के अंदर खुद में हुनर होता है ना खाना बनाने का, वैसे इनमें खुद में हुनर है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है क्लोरोप्लास्ट, वो क्या बना देगा, वो बना देगा ये वाली विक्रिया देखो, 6CO2 प्लस 12H2O के अणु सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर के बनाते हैं ग्लूकोज, जिन्हें इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जब अपवर्तन होता है तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O बना देते हैं। और एक प्रकाश संश्लेषण में आपको पूछा जाए मुख्य आवश्यक घटक कौन से हैं, तो सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल और H2O। उसी के साथ आपको पूछा जा सकता है कि पत्तियों के और क्या कार्य है, पत्तियां भोजन बना रही हैं, है ना। एक तो कार्य हो गया पत्तियों का क्या, कि पहला काम तो ये क्या बना रही है, भोजन। क्या बना रही है, भोजन। इसका दूसरा काम भी है क्या है, वाष्पोत्सर्जन। क्या करना, वाष्पोत्सर्जन करना। और इसका एक काम और है, तीसरा काम है क्या है, श्वसन करना। क्या करना, पादपों में श्वसन की क्रिया को करना। देखो जैसे भोजन बना रही है उसको भी हम लोग श्वसन में इंक्लूड कर देते हैं। बाकी मुख्य रूप से देखो, मुख्य रूप से तो दो होते हैं, भोजन बनाना और वाष्पोत्सर्जन करना। तीसरा हम लोग श्वसन भी बता देते हैं। क्यों, श्वसन कैसे बता देते हैं, देखो कैसे होता है बेटा, कि जो हमारी पत्तियां हैं वो भोजन बना रही है, आपने देखा कि CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में इन्होंने भोजन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीजन बनाई और जल बनाया। अब इसमें क्या है, ये जो एक्स्ट्रा में जो जल बना ना, इस जल को ये पत्तियां क्या करती हैं, इनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं और ये क्या करती है, इसको जल वाष्प के रूप में उड़ा देती है। क्या कर देती है, जल वाष्प के रूप में इन्हें उड़ा देती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और हमने ये देखा है कि पत्तियां जो होती हैं दिन में क्या करती हैं, पत्तियां दिन में क्या करती हैं कि वायुमंडल से क्या ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। क्या ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। और उसके बाद में क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रही है ना। जैसे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, दिन में करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या रात में सूरज उगा दो नहीं उगा पाओगे ना, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बनेगी, उसे वो क्या करेगी, बाहर छोड़ती, यही कहेगी तुमने हमें कार्बन डाइऑक्साइड दी तो ये लो ऑक्सीजन मैं तुम्हें दे रही हूँ, दे दिया तुम्हें ऑक्सीजन, है ना। उसी के साथ ये क्या करती है, ऑक्सीजन तो श्वसन की क्रिया है ना, और CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। और रात के समय में ये क्या करती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है ना। कुछ पादप होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा मात्रा में बाहर छोड़ देते हैं अपने, है ना। जैसे पीपल का पेड़ होता है, तो पीपल का पेड़ क्या करता है, रात के समय में बहुत ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। तो उससे कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे सोने से आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं। ये समझा होगा आपने, सुना होगा ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि पीपल के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर छोड़ते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोता। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक आपने पढ़ लिए, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड H2O। H2O को क्या कहते हैं। अब एक बार की बात है ना, एक बार की बात है, अब बच्चे यहाँ पर H2O पढ़ते रहते हैं। अब कईयों को पता नहीं होते H2O है क्या, है ना। कईयों को पता ही नहीं होता है, पढ़ लेते हैं कि H2O ठीक है सर, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, इसमें क्या बना H2O। अब कईयों को पता है नहीं। बच्चे को एक क्लास की बात है, एक बार मैंने बच्चे को खड़ा किया, मैंने बेटा खड़ा हो, बोले हाँ सर, और जी सर बताइए। मैंने एक सवाल पूछूं, बता देगा, हाँ सर। मैं जल का अणुसूत्र बता। सर जल का अणुसूत्र सर वाटर होता है। मैंने कहा अरे जल का अणुसूत्र पूछ रहा हूँ बेटा, ये नहीं पूछा कि जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बोले सर अणुसूत्र, जल का अणुसूत्र तो सर मुझे नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अभी तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, तो तेरा ध्यान कहाँ था। तो सर मेरा ध्यान तो बोर्ड पे ही था। प्रकाश संश्लेषण में सर कहाँ आ गया जल, आपने बताइए। आप कह तो रहे थे सर कि मृदा से जल लेता है, जल लेता है। अब मैं खुद कंफ्यूजन में हो सकता, जल कहाँ है। अरे मैंने कहा बेटे ये जो H2O लिखा हुआ है ये जल ही तो है। तो ऐसे तुम लोग अपने दिमाग के चक्षु खुले रखना। और H2O बोल रहा हूँ तो वो क्या है, जल है। क्या है, जल है ना। तो हम अब आगे अब देखो, हम लोगों ने क्या प्राणियों में पोषण के बारे में बात की, कि किस प्रकार के पोषण होते हैं। और उसी पोषण में स्वपोषी पोषण और विषमपोषी या परपोषी पोषण आया था। स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे जो होते हैं वो पोषण की प्रक्रिया करते हैं। ये वाली बात हमने पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे सर जो परपोषी पोषण है,
वो किस किस प्रकार का होता है और कैसे होता है ना। सो पोषण में तो हमने पढ़ लिया कि पादप भोजन बनाए और भोजन बनाने के बाद इस प्रकार से हमने वो भोजन मिल गया। अब उसको जीव खाएंगे अलग अलग तरह से, है ना, उस पोषक पदार्थ को ग्रहण करेंगे। अब क्या होता है कि ये पोषण की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव जो होता है उसके पास एक ही कोशिका होती है, तो वो किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया करेगा इस बारे में जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि सर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, अब उसमें तो हर एक कार्य के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट अंग होते हैं। जैसे मनुष्य, अब तुमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद पहले तो तुमने उसको अंतर्ग्रहण किया ना। अंतर्ग्रहण का मतलब मुख के अंदर लिया, मुख के अंदर लेने के बाद दांतों ने उसको चबाया है, जीभ ने उसको उसके अंदर लसा लसा पदार्थ मिलाया है, मिलाने के बाद वो नीचे गया है ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद में वो कहाँ गया है, आपका अमाशय में गया है, छोटी आंत में गया है, बड़ी आंत में गया है। और इन सभी भागों ने क्या किया, अपने खुद से पोषण किया है। उस पोषण के बाद में ही जितने अवशिष्ट पदार्थ बचे उनको गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जीवों में, जिसका हम उदाहरण लेंगे अमीबा, अमीबा के अंदर पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इस विषय में हम लोग अब जानने की कोशिश करें। हम लोग क्या बात करेंगे कि सर अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। हम बात करने जा रहे हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो अमीबा में पोषण का कारण क्या है बेटा, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होगा। सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, कोई भी भोजन को देखेगा। अमीबा पानी में पड़ा है, उसने क्या देखा, ये क्या है रे, ये तो क्या है, भोजन। उसने देखा ये भोजन है। अब वो सीधा, उसके पास मुख तो है नहीं कि ये भोजन उठाए मुंह में डालिए सब, तो उसने क्या देखा, ये भोजन है, भोजन उसके पास गया, ये डिफाइन किया ये भोजन है। फिर इसने ऐसे कूटपाद बनाए अपने शरीर से ही, ऐसे कूटपाद बनाए और इस प्रकार से उसको भोजन को ले लिया ना। अन्यथा ये भोजन का कारण था, उसने इस प्रकार से कूटपाद बनाए और उसको ले लिया। और फिर क्या करेगा, उन्हीं कूटपादों को सही करके इस भोजन को अंतर ग्रहण कर लेगा और ये भोजन क्या चलेगा, अमीबा के शरीर में चला गया। समझ गए क्या। तो वो अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण की सहायता से करता है, कूटपाद की सहायता से करता है। अब भोजन का अंतर ग्रहण करने के बाद वो क्या करेगा, उस भोजन का पाचन करेगा। क्या करेगा, उस भोजन का पाचन करेगा। पाचन करने के बाद, अब पाचन में क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि जितने भी उपयोगी पदार्थ है उनका अवशोषण होगा, स्वांगीकरण किया जाएगा और भोजन को अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद अब उसको जितने भी उपयोगी पदार्थ है उनका यूज करेगा और जितने एक्स्ट्रा पदार्थ हैं उनको क्या कर दिया जाएगा बेटा, वही शोषण कर दिया जाएगा, यानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण देके बताया, उसी प्रकार से ये क्या था, अमीबा। अमीबा ने क्या देखा, ये कोई भी खाद्य कण है, वो उस खाद्य कण के पास गया और उसने क्या बनाए, ऐसे कूटपाद बनाएगा। यानी इनको कहते हैं हम लोग बादाम कह देते हैं, पक्षमाल कह देते हैं, या क्या कह देते हैं, कूटपाद कह देते हैं। कूटपाद बनाए और ऐसे इसके भोजन के पास गया और जैसे भोजन के पास गया उसने जैसे इस भोजन को ऐसे पूरा जकड़ा ना, जैसे भोजन को पूरा जकड़ा, जकड़ते यहाँ पर एक रिक्तिका बनी, इसको क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। और ये क्या था, आपका खाद्य कण था। ये भोजन क्या चला गया फिर उसके बाद में अंदर, ये क्या हमारे पास से खाद्य पदार्थ है, क्या है, ये खाद्य पदार्थ है। और क्या कर लिया गया, इस खाद्य पदार्थ का अंतर ग्रहण कर लिया गया है। तो इस प्रकार से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पोषण की प्रक्रिया को करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि बहुकोशिकीय जीव पोषण की प्रक्रिया को किस प्रकार करते हैं। यानी बहुकोशिकीय जीवों में आ गया अपना मानव। अब मानव किस प्रकार से भोजन की प्रक्रिया करेगा। भोजन की प्रक्रिया को करने के लिए मानव के शरीर में होता है एक पाचन तंत्र। क्या होता है, पाचन तंत्र। यानी कि मान लो अब हम लोग बात करें भोजन की, तो मैं खाना जो खा रहा हूँ उसको मानव के अंदर एक विशिष्ट अंग होते हैं, वो अंग क्या करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने के बाद उनको पचाते हैं। पचाने के बाद जितना भी भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी उसको रखते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आज के लिए हम लोग बस इतनी चर्चा करना चाहेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मानव के अंदर जो हमारा पाचन तंत्र है और जो श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, रक्त परिवहन तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनकी क्या क्या क्रियाविधि होती है। और आज स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस स्वतंत्र में गणतंत्रता दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जो बच्चे निरंतर रूप से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है कि बेटा जो अंतिम समय होता है उस समय में वो बच्चे घबरा जाते हैं और बहुत सी चीजों में ऐसे सोचने लगते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे।
तो उनको ये कहूँगा कि आप फुल्ली मोटिवेटेड रहिए, आपने जितना पढ़ा है, यदि आप लोगों ने सब चीज़ें बेहतर पढ़ी हैं, तो कोई भी नहीं रोक सकता आप लोगों को 90% से अबव स्कोर करने के लिए। और ये आपके लिए एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा जो बार-बार घबरा जाती है, कि तू लगा रहे इस दौड़ में, तू लगा रहे इस दौड़ में, जल्द ही वक्त तेरे सामने घुटने झुकाएगा, चूमेगी सफलताएं कदम तेरे, तू एक दिन इस काबिल हो जाएगा। और ये कहूँगा कि आप लोगों को किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस लगे रहिए आप तो अपनी दौड़ में ना, और जल्दी आप लोग एक बेहतर स्कोर करेंगे, एक बेहतर सफलता जो है वो आपकी कदम चूमेगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितनी भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, अब क्या चल रहा है कि फास्टेस्ट रिवीजन चल रहे हैं, जितने भी टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी रिकवर करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को बस चीज़ें एक बार देखने से ही याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना भी समझाया गया समझ आया होगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय माता दी, और जय जवान जय किसान। खुश हो।